नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी की सीरीज़ चला रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और यूपी लेखपाल के लिए। तो दोस्तों, मैंने इसी सीरीज़ में पहले आपको पढ़ाया है हिंदी वर्णमाला। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें कि आपने अच्छा साथ दिया है दोस्तों। तो आज मैं लाया हूँ हिंदी में समास, जो कि आपको याद दिलाकर ही जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो हिंदी वर्णमाला का नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देखें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए देखते हैं समास के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो समास दोस्तों, आप समास पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा देखते हैं कि समास होता क्या है दोस्तों। तो समास की परिभाषा अगर कहें तो समास दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द होता है। अर्थपूर्ण शब्द दोस्तों होता है। इसका सामासिक अर्थ होता है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है या सामासिक कह सकते हैं आप, संक्षेप या संक्षिप्त, ठीक है दोस्तों। तो समास का शाब्दिक अर्थ कहें तो संक्षेप या संक्षिप्त। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो आइए देखते हैं समास के कुछ उदाहरण कि समास होते कैसे हैं। समास 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो कैसे होते हैं, जैसे कि चंद्रमुखी। चंद्रमुखी का मतलब दोस्तों चांद और मुख 2 शब्द हैं। चांद और मुख 2 शब्द मिलकर इसमें चंद्रमुखी का निर्माण हुआ है। इसी तरीके से गगनचुंबी, गगन और चुंबी में मिलकर ये गगनचुंबी का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो 2 शब्दों को मिलकर यानी 2 शब्दों को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए उसे ही समास कहते हैं दोस्तों। तो और इसी तरीके से रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये 2 रसोई और घर मिलकर रसोई घर एक शब्द बना है, इसी को हम समास कहते हैं दोस्तों। यानी कि कहा जाए कि 2 शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द यानी कि एक बार में कहा जाए। जैसे कि रसोई घर है तो रसोई अलग है, घर है अलग, तो इसको हम जोड़कर अगर कह दें तो रसोई घर। तो इसलिए हम इसे संक्षेप, इसीलिए इसका सामासिक या शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे दोस्तों। सामासिक शब्द या समस्त पद। दोस्तों, समास में समासिक पद या समस्त पद क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं 2 शब्दों को एक साथ जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द ही जो शब्द निर्माण होता है उसे ही समस्त पद कहते हैं दोस्तों। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर रसोई है, रसोई, ठीक है दोस्तों, और घर को, रसोई और घर को अगर मिलाकर हम कहें तो रसोई घर हो जाता है। उसे ही 2 शब्दों को मिलाकर जो अर्थपूर्ण शब्द बनता है रसोई घर, उसे ही हम समासिक पद या समस्त पद कहते हैं दोस्तों। इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे इसमें कुछ शब्दावली हैं, उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं, जिससे कि आपको आगे समझने में और कोई भी शब्द आएगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेंगे दोस्तों। तो इसमें समास विग्रह किसे कहते हैं, जैसे संधि विच्छेद होता है उसी प्रकार समास में विग्रह होता है, यानी उनको तोड़ने का काम जो होता है, यानी समासिक पद जो होते हैं, समासिक पद को तोड़ना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे चांद और मुख ये 2 अलग अलग शब्द हैं जो कि इनको चंद्रमुखी का जोड़कर चंद्रमुखी बनाया जाता है। फिर अगर इसको अलग किया जाता है, चंद्रमुखी शब्द को अलग किया जाता है, उसे ही समास विग्रह कहा जाता है दोस्तों। 2 शब्दों को यानी एक शब्द को समासिक पद को तोड़ना ही समास विग्रह कहलाता है। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। पूर्व पद वो शब्द होता है जो समासिक शब्द का पहला पद होता है। यानी कि अगर जैसे बात करें रसोई घर में जो होता है तो रसोई जो है वो पूर्व पद है, और उत्तर पद क्या होता है, रसोई, जैसे फिर रसोई और घर वो हो जाएगा उत्तर पद। तो ये
पूर्व पद और उत्तर पद की बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि अंतिम शब्द को, जो अंतिम वर्ण होता है या शब्द होता है जो, उसे ही उत्तर पद कहते हैं और जो प्रथम होता है उसे पूर्व पद कहते हैं। दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं, दो शब्द और आते हैं इसमें ज़्यादा, प्रधान शब्द और गौड़ शब्द। तो प्रधान शब्द क्या होते हैं? तो प्रधान होते हैं जो मुख्य अर्थ रखने वाले पद होते हैं, जैसे उनका मुख्य काम वही होता है कि वे मुख्य अर्थ अपना ही रखे पूरे शब्द में, यानी पूरे समास में। तो जिसमें अगर एग्जाम्पल चंद्रमुखी का ले, तो चंद्रमुखी में जो मुख है वो प्रधान शब्द है, मुख की तुलना की जा रही, इसलिए चंद्रमुखी। तो ठीक है। तो और गौड़ शब्द क्या होता है? जो कम अर्थ रखने वाला शब्द हो या पद हो, ठीक है, तो वो चांद हो जाएगा, ठीक है, चंद्र हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, समास के प्रकार। समास के प्रकार जो हैं वो अलग अलग बताए गए हैं, कोई 6 कहता है, कोई 4 कहता है। तो मैं आपको आज डिफाइन करूंगा कि कैसे क्या ये 6 और 4 वाला फार्मूला होता है। दोस्तों तो 6 दोस्तों ऐसे कहें तो प्रधानता के आधार पर समास 4 ही प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रधानता जो है प्रधान और गौड़ में, तो ये जो होती है प्रधानता के आधार पर अगर आप कहेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो 4 प्रकार के होते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 4 प्रकार के होते हैं। और अगर जो कोई कहता है 6 प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों उसी में आपके तत्पुरुष समास में जो है ये 2 अलग अलग समास होते हैं, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। इसमें समानता क्या होती है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास में रखे हैं, तो इनके बारे में भी बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा थोड़ा कि इसमें क्या होता है। तो अव्ययी भाव की बात करें अगर, तो इसमें पूर्व पद या प्रथम शब्द जो होता है वो प्रधान होता है। इसी तरीके से तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान, यानी कि दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई अन्य पद प्रधान होता है, इसलिए उसे अप्रधान होता है। यानी कि 2 शब्द मिलकर, जैसे तो वो शब्द 2 शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द की ओर इशारा करते हैं दोस्तों, उसे ही बहुब्रीहि समास में रखा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें ये जो है तत्पुरुष समास में इनको क्यों रखा गया है, कर्मधारय को और द्वंद्व समास को। तो प्रधानता के आधार पर अगर कहा जाए तो उत्तर पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान, यानी कि कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद ही प्रधान होते हैं, इस और तत्पुरुष समास में ही प्रधान होते हैं उत्तर पद, इसीलिए तत्पुरुष समास में इन दोनों समासों को रखा गया है। मगर अगर आपसे बात कही जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आप 4 ही बताएंगे, नहीं सॉरी 6 ही बताएंगे, 6 ही बताएंगे। अगर प्रधानता के आधार पर बताया जाता है कि प्रधानता के आधार पर बताएं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 4 बताएंगे दोस्तों, ठीक है। और इनमें अंतर क्या हो जाता है कि आप कहेंगे कि उत्तर पद प्रधान इसका भी है, उत्तर पद प्रधान इसका भी है, और उत्तर प्रधान पद द्विगु समास का भी है, और कर्मधारय और तत्पुरुष तीनों का है। तो इसमें अलग क्या है, तो कर्मधारय समास में ये होता है दोस्तों। तो तत्पुरुष समास की बात करें अगर, तो तत्पुरुष समास में ये कारक विच्छेद होता है, तो आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और इसमें क्या होता है, कर्मधारय में रूपक अलंकार दिखाई देता है, और द्विगु समास में उत्तर पद संख्यावाची होता है। ये आपको बहुत ही यूनिक ट्रिक रहेगी द्विगु समास याद करने की दोस्तों, कभी भी आप भूलेंगे नहीं दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास से। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, कैसे क्या होता है, पहचानने की बहुत ही अजब गजब मैंने फॉर्मूला निकाला है। तो आप इसको याद कर लें, 2 या 3 मैं पॉइंट बताऊंगा इनमें, तो आप उनको याद रखेंगे। कोई भी आपके पास समास आएगा आप तुरंत ही निकाल लेंगे कि कौन सा समास है, ठीक है दोस्तों। तो अव्ययी भाव समास से स्टार्ट करते हैं। तो अव्ययी भाव समास में दोस्तों पहचान जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ये सब उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, यानी उपसर्ग तो समझते होंगे, उपसर्ग आगे मैं पढ़ाऊंगा उपसर्ग को भी। तो उपसर्ग मैं अभी बता देता हूँ, उपसर्ग वो शब्द होते हैं
जिन मूल शब्दों में आगे लगकर, ठीक है, उपसर्ग आगे लगकर उनका अर्थ बदल दें उसे ही उपसर्ग कहते हैं दोस्तों। तो उपसर्ग पद वाले जितने भी शब्द आते हैं जिनमें उपसर्ग लगा होता है, ठीक है, तो वे अव्ययी भाव समास में आते हैं दोस्तों। और जो पूर्व पद छोटा परंतु ज्यादा अर्थ देने वाला हो वे भी सभी अव्ययी भाव समास होते हैं। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद छोटा हो मगर, पहला शब्द जो हो वो छोटा हो मगर उसका अर्थ बहुत ही ज़्यादा हो, इसलिए उसे अव्ययी भाव समास में रखा जाता है। अगर तीसरी बात करें ट्रिक जो है इनको छांटने की, तो प्रथम पद प्रधान होता है, यही बात कही गई है लगभग, ठीक है। और अगर बात करें अब इसकी चौथी बात की, तो इसमें समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ रखे जाते हैं, वे भी जैसे कि आपको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो जो शब्द जैसे रात रात है तो रातों रात में अव्ययी भाव समास होगा। घर घर घरों घर, तो आपको ये घरों घर हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास में आ जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका अर्थ होता है समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ हों उसे ही अव्ययी भाव समास में रखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं इनके आपको दिखा देखता हूँ एग्जाम्पल में दोस्तों। अब बात करें प्रतिदिन में देखो उपसर्ग लगा है प्रति, दिन में लगा है प्रति और प्रतिदिन हो गया। इसी तरीके से आजन्मा, आमरण, अनुरूप, प्रतिकूल, ठीक है। प्रथम अर्थ, ये प्रथम जो है पद प्रधान है इसमें, ठीक है। प्रथम पद छोटा है मगर ज़्यादा अर्थ देने वाला है। दिन में प्रति लगा दिया तो सारे दिनों की बात कही गई। इसी तरीके से रातों रात, यानी एक समान अर्थ देने वाले दो शब्द एक साथ आए उसे अव्ययी भाव समास में रखते हैं। तो रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, भर पेट, यथाशक्ति, यथासंभव, सन्मार्ग, अपूर्ण, इसी तरीके से सारे उदाहरण हो जाते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास क्या है दोस्तों। आपको टेस्ट में भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास की पहचान क्या होती है दोस्तों? तो द्विगु समास की पहचान होती है उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद यानी कि पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। बहुत ही ज़्यादा इसमें आता है जो, तो वो संख्यावाची होता है। आप इससे तुरंत ही जान लेंगे कि ये द्विगु समास में है अगर पहला पद संख्यावाची है दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। तो उदाहरण की बात करें अगर इसमें, तो तिराहा, राह में 3 लगा दिया गया, तिराहा हो गया। रात्रि में नवरात्रि, तो नवरात्रियों का समूह जो होता है वे द्विगु समास में चला गया। दोपहर को दोपहर कहा जाए तो वे द्विगु समास में आ जाए, 2 संख्या है, ठीक है। त्रिभुज 3 संख्यावाची हो गया, तो ये 3 भुजा है। तो आपको इसको याद रखने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे दोस्तों क्या है दोस्तों। इसके कुछ और हम देख लेते हैं कि उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ये उदाहरण हो जाएंगे चतुर्भुज दोस्तों। आपको अगर मैं ये बता दूं कि आपके मन में ये अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो कि चतुर्भुज के बारे में कि ये बहुव्रीहि समास में रखा जाएगा, तो जी हाँ, सही आप सोच रहे हैं कि ये चतुर्भुज जो है बहुव्रीहि समास में रखा जाएगा, मगर संख्यावाची होने के कारण अगर आपके पास ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं है तो आप इसे द्विगु समास में ही रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार दशानन है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 शब्द जैसे आपको मैंने अपवाद के बारे में बताया, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप बहुव्रीहि समास में उसको रखें। अन्यथा अगर नहीं है बहुव्रीहि समास तो आप द्विगु समास में रख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है आपके बारे में बताने के लिए थोड़ा सा। आगे देख लेते हैं। तो आगे है जैसे कि पंचवटी, ठीक है। पंचवटी 5 वटी यानी 5 वृक्षों का समूह। पंजाब शब्द भी अपवाद आप समझ सकते हैं, क्योंकि
5 आब यानी नदी, 5 नदियों का समूह होता है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं आगे दोस्तों। आगे अगला समास है दोस्तों द्वंद्व समास। आइए देखते हैं आगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों, द्वंद्व समास की पहचान की बात करें दोस्तों तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये वाला दोस्तों योजक चिन्ह लगा होता है दोस्तों। ठीक है, तो योजक चिन्ह से आप पहचान सकते हैं कि द्वंद्व समास है। ठीक है, और इसमें समास विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच या और अथवा ये शब्द का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है? ऐसे शब्द जो अमूमन एक साथ बोले जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल इनका बताता हूँ तब आपको द्वंद्व समास समझ में आएगा दोस्तों। ये आप प्रॉपर्टी बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। इन 4 पॉइंटों के आगे कोई भी शब्द आपके सामने आता है द्वंद्व समास का तो तुरंत आप क्लिक करेंगे कि ये द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, समास विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच या और अथवा लगे हों, ऐसे शब्द जो अमूमन एक साथ बोले जाते हैं वे सभी द्वंद्व समास में आते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं इनके उदाहरण। उदाहरण क्या है दोस्तों? तो उदाहरण है इनके माता पिता। दोस्तों ये शब्द अमूमन बोले जाते हैं एक साथ, दोनों शब्दों की प्रधानता भी है और इनके बीच में योजक चिन्ह भी लगा है। जैसे कि माता और पिता, ठीक है, इनका विग्रह करेंगे तो माता और पिता होगा, दुख और सुख हो जाएगा, भाई और बहन हो जाएगा, रोटी और सब्जी हो जाएगा, अपना पराया हो जाएगा, भला बुरा हो जाएगा, लाभ हानि हो जाएगा, खरा खोटा हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें कि इनमें ज़्यादातर विलोम शब्द ही प्रयोग होते हैं, तो आप अगर ट्रिक में याद करेंगे तो ये विलोम शब्द में आप रख सकते हैं इनको। ठीक है, तो द्वंद्व समास आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे दोस्तों। आप इन 4 पॉइंट, जो मैं 4 पॉइंट आपको हर समास में बता रहा हूँ वो बस याद रखना, आपके समास से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों? आगे कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में दोस्तों क्या बताया गया है कि कर्मधारय समास की पहचान जो है आपको मैं बता देता हूँ। तो उत्तर पद प्रधान होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी प्रथम पद जो होता है दूसरे पद की विशेषता बताता है और इसलिए पूर्व पद को विशेषण यानी पहले वाले पद को विशेषण और बाद वाले यानी उत्तर पद को विशेष से कहते हैं दोस्तों। ये प्रॉपर्टी होती है कर्मधारय समास की। और इसमें आपको एक और जो फॉर्मूला है आपको मैं बताता हूँ, इनको अगर आप समझ जाएंगे तो आप कर्मधारय समास कभी भूलेंगे ही नहीं। आप सभी को कर्मधारय समास में आपको दिक्कत होगी, मगर इस वीडियो के बाद समास में एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत क्लिक करके तुरंत ही लगा के आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। कर्मधारय समास का अगर फार्मूला बताएं तो दोस्तों कर्मधारय समास में जो होता है दोस्तों तुलना होती है। ठीक है, तुलना होती है दोस्तों। ये सब तुलनावाचक शब्द वाले होते हैं कर्मधारय। जैसे कि रूपक अलंकार के जो भी शब्द आते हैं, इसमें रूपक अलंकार जिस भी शब्द में दिखे वे शब्द कर्मधारय समास में आते हैं दोस्तों। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी कर्मधारय समास को जानने की। और ये पहचान आप कंठस्थ रखिए दोस्तों कि उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है और इसलिए पूर्व पद को विशेषण और उत्तर पद को विशेष से कहते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। इसमें कुछ उदाहरण हैं जो आपको मैं बताता हूं दोस्तों। तो उदाहरण क्या है? नील कमल, नीला कमल दोस्तों। नीला कमल यानी कि
इसमें जो है उत्तर पद की प्रधानता, कमल की प्रधानता प्रथम पद बता रहा है पूर्व पद, ठीक है। उसी प्रकार युवक की प्रधानता नया है, नव युवक, ठीक है। महावीर, महान वीर, कमल नयन, मृग नयनी, ये शब्द हो जाएंगे। नयन जो हैं वो मृग के समान है, इसीलिए ये तुलना की जा रही है यहाँ पर। तो आप कर्मधारय समास में कभी भी गलती नहीं करेंगे अगर ये शब्द आपको तुलना और रूपक अलंकार के मिल जाते हैं और प्रथम पद दूसरे पद की प्रधानता बताता है, उत्तर पद की प्रधानता बताता है, तो कर्मधारय समास होगा दोस्तों। और भी कुछ उदाहरण हैं, आइए देख लेते हैं। कुछ उदाहरण हैं, कनकलता, परमानंद, पीताम्बर, प्राणिप्रिय, ये शब्द होते हैं कुछ जो कर्मधारय समास में इस तरीके से आते हैं दोस्तों। तो आइए अब देख लेते हैं देर ना करते हुए बहुब्रीहि समास। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है तो इसके लिए देख लेते हैं, एक ही वीडियो में पूरा समास खत्म करा देते हैं आपका, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास की बात करें दोस्तों, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास की पहचान की बात करें तो दोनों पद अप्रधान, अप्रधान का मतलब हो जाता है दोस्तों कि इन दोनों जो पद होते हैं बहुब्रीहि समास के शब्द में, जो दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है, किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे होते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य पद की ओर इशारा कर रहे होते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसकी बात करें तो जहाँ पर द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास एक साथ हों तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास ही सही होगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी मतभेद लगता है तो आपको प्रेफरेंस क्या रखनी है दोस्तों, ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जैसे द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास में आपको समझ में आता है, समझ में नहीं आता है कि द्विगु समास में मैं आंसर करूं कि कर्मधारय में करूं या बहुब्रीहि समास में करूं या द्वंद्व समास में करूं, तो इससे ये आपको पहचानने में ये दिक्कत होती होगी, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर बहुब्रीहि समास नहीं है तो आप कर्मधारय में लगाएंगे, और अगर कर्मधारय समास भी नहीं है तो द्विगु समास में लगाएंगे। इस तरीके से आपका सीक्वेंस होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस आप बहुब्रीहि समास में ही रखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर जो अपवाद आपको लगते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों इसके कुछ उदाहरण हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर चांद है शिखर पर जिसके, चांद है शिखर पर यानी सर पर जिनके चांद है तो शिवजी हो जाएंगे, यानी तीसरा शब्द निकल रहा है, तीसरे के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरीके से गजानन, गणेश जी के बारे में। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले कृष्ण जी। चंद्र, चतुर्भुज, चार भुजा है जिसकी विष्णु जी, ठीक है। दशानन, दशानन 10 मुख हैं जिसके यानी रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी शिव जी। त्रिलोचन, 3 नयन वाले यानी शिव जी। दोस्तों इस प्रकार के शब्द सभी बहुब्रीहि समास में आते हैं। महावीर हो गया, महावीर महान है जो वीर, वो हनुमान जैसे, ठीक है, हनुमान जी। तो ये आपके बहुब्रीहि समास में ऐसे शब्द आ जाते हैं। अगर आपको बहुब्रीहि समास नहीं मिलता है तो आप दूसरी समास पर जा सकते हैं, अन्यथा आप को यही लगाना होगा, बहुब्रीहि समास लगाना होगा दोस्तों। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, तत्पुरुष समास, छठा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या हो जाती है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, या फिर कहें कि उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। और विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्ह आता है, कारक की विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं, ठीक है। कारक भी पढ़ाऊंगा आगे, मगर यहाँ पर भी आपको मैं कारक समझा दूंगा, ठीक है। तो कारक क्या होते हैं और कारक की विभक्तियाँ क्या होती हैं सब आपको बताऊंगा। तो कारक की विभक्ति आती है विग्रह करने के बाद, ठीक है। और तीसरी पहचान क्या है, वो में होता है कि कारक में कर्ता कारक और संबोधन कारक नहीं आते हैं, ठीक है। 8 प्रकार के कारक होते हैं मगर 2 कारक, प्रथम और अंतिम कारक इसमें यूज नहीं होता है। अगर बात करें विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद
का पता चलता है। ठीक है, विभक्ति के आधार पर ही तत्पुरुष समास का पता चलता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे तत्पुरुष समास के भेद विभक्तियाँ। तो तत्पुरुष समास के भेद हैं, जो विभक्तियाँ हैं उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, अपादान कारक, संबंध कारक, विभक्त, अधिकरण और संबोधन कारक होता है दोस्तों। ठीक है, तो इनकी विभक्तियों के बारे में बात करें तो कर्ता में हो जाता है ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग यानी अलगाव के अर्थ में। ठीक है, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पै पर, और तुम्हारा संबोधन हे अरे हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये शब्द कारक हो जाते हैं और इसमें जो है कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें कि कर्म कारक की, कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा गगन चुंबी। गगन चुंबी गगन को चूमने वाला। ठीक है, इसी प्रकार करण कारक से यानी मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा। संप्रदान कारक में के लिए विभक्ति होती है बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी दोस्तों। ठीक है, अपादान कारक, अपादान से अलग होने के, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, ये अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। संबंध कारक में काकी के रारी रे नानी ने, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक में और पर, घोड़े सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार जो होता है, घोड़े पर सवार होने वाला जो, उसे घुड़सवार कहते हैं दोस्तों, वो अधिकरण कारक में आ जाएगा। यानी कि अब कहेंगे आप कि अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, ऐसे कहेंगे दोस्तों। तो आपको तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा कि विभक्तियों का विग्रह करने के बाद, विभक्तियों का लोप होता है उनमें, जो विग्रह करने के बाद आता है उस वे शब्द, जो शब्द विग्रह करने के बाद कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वे सब तत्पुरुष समास में आ जाते हैं दोस्तों। इतना समझ में आया होगा दोस्तों तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं, एक समास होता है नच समास। दोस्तों ये बहुत ही कम पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि नच समास क्या होता है। नच समास में क्या होता है कि इसकी पहचान की बात करें तो यह तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। दूसरा पद इसका प्रधान होता है और इसमें नकारात्मकता दिखाई जाती है दोस्तों। हर शब्द में इसके नकारात्मकता दिखाई जाती है दोस्तों। तो आइए उसके उदाहरण भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि लायक शब्द होता है, तो लायक शब्द में अगर नालायक कह दें तो नालायक शब्द में दोस्तों, तो नालायक शब्द में नालायक हो, लायक में नालायक, ये नकारात्मकता दिखाने लगता है। इसी प्रकार हाजिर में गैर हाजिर नकारात्मकता दिखाई देती है। ठीक है, संतुष्ट में असंतुष्ट, तो ये शब्द जो हो जाते हैं ये सब नच समास के अंतर्गत आते हैं। और धर्म में आ लगाकर अधर्म कर दिया जाए तो ये नच समास में आ जाते हैं दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों समास दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और अगर कोई गलती हो तो इसमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं उसको सही कर सकूं दोस्तों, और अपने अगले वीडियो में और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें दोस्तों। सो गाइस, धन्यवाद।